Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting session. लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलने ही वाली है, तो इसलिए अच्छा है कि बेहतर है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मोर ओवर वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भैया देखो कोई भी वीडियो बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स भी लगते हैं, है ना, तो एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियोस का अपडेट चाहिए या आपको अगर आप रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स हैं या आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y581। एंड दोस्तों अगर आप एक सिंसियर गवर्नमेंट एस्पिरेंट हैं तो आपके पास अड्डा 24/7 ऐप होना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिलता है। क्विजेस, ऑल इंडिया मॉक्स, है ना, पीडीएफ्स, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको फ्री मिलता है। मोर ओवर मैंने जैसा भी डिस्काउंट के बारे में बात की, तो ऐप के थ्रू आपको अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज जो न्यूज हम कवर करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू पेमेंट विजन 2028। आरबीआई ने यहाँ पे अपना पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज कर दिया है एंड उसी के बारे में आज हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सा सेशन रहने वाला है। अब ये पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट होता क्या है? ये डॉक्यूमेंट बेसिकली जो हमारा पेमेंट सिस्टम में क्या आगे चल के हम डेवलपमेंट करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग एक कहते हैं ना एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं जिनके अक्रॉस जो है हम काम करने वाले हैं, है ना। एक कहते हैं ना कि एक आउटकम तो बाद में डिसाइड होगा, पहले काम क्या करना है उसके रिगार्डिंग तो एक आइडिया लगे, तो दैट इज अबाउट दिस। तो यहाँ पे हम इस पेमेंट डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिकोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पे ही, है ना। 1 सेकंड गाइस। तो आरबीआई की वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके होम पेज पे आपको पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट 2028 मिल जाएगा, है ना। हम थोड़े से लेट हो गए हैं, मतलब मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे बात करूं तो बिकॉज मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा था तो मैं इस डॉक्यूमेंट को कवर नहीं कर पाया था, बट आज हम इसको कवर कर लेते हैं, है ना। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आरबीआई इसको पब्लिश कर रहा हो। देखिए क्या है कि आरबीआई जो है इस डॉक्यूमेंट को 2001 से ऑलरेडी पब्लिश कर रहा है, तो वो सारी जो थीम रही है डॉक्यूमेंट्स की वो कहीं ना कहीं आज हम डिस्कस भी करेंगे इस सेशन के अंदर। तो ओवर द ईयर्स क्या फोकस रहा है आरबीआई का रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम वो भी आपको समझ में आएगा। कब कब जो है मेजर डेवलपमेंट्स आए हैं पेमेंट सिस्टम के अक्रॉस वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स भी हैं और कहीं ना कहीं एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग आपको मिलेगी। एंड अगर हम बात करें, देखो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं 50% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। दैट इज सच अ ह्यूज नंबर। तो इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं देखिए पेमेंट सिस्टम जो हम डेवलप कर रहे हैं तो अब नई नई टेक्नोलॉजीज भी साथ साथ आती जा रही हैं, नए नए प्लेयर्स भी एंटर होते जा रहे हैं, तो इन सभी को मैनेज करना इज क्वाइट अ वेरी कहते हैं ना क्रूशियल टास्क, है ना। तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी पे भी हमें ध्यान देना है, कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब थीम्स पे जो है यहाँ पे ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो बात कर रहा है। लेकिन पहले चलते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। आई होप आपको जो पेज है वो विजिबल है, नहीं तो वैसे यह सारा रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल जो क्रूशियल पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आरबीआई का जो डॉक्यूमेंट आया है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। 2001 वाज द फाउंडेशन फेज, जब जो है पेमेंट सिस्टम की कहीं ना कहीं नींव रखी गई थी। एक तरह से अगर हम बात करें एक विजन के हिसाब से जब हम काम करने शुरू किया था, तो पहला जो पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट आया था दैट वाज फॉर द ईयर 2001 एंड 2004। तो अगर आप इस समय देखो तो इस समय क्या हुआ था, इस समय आपके आरटीजीएस सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, है ना। तो यानी कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ईसीएस का यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपेंशन हुआ था एंड इवन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। तो दिस वाज लाइक द फाउंडेशन स्टोन जहां पे हमारे जो पेमेंट सिस्टम थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट किया गया, है ना। देन अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट आया 2005 से 2008, तो यहां पे एक प्रॉपर आपका आरबीआई के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एस्टेब्लिश किया गया 2005 के अंदर, है ना। फिर अगर आप देखो दिस वाज मोर लाइक अ लीगल फाउंडेशन बेस, वो था इंफ्रास्ट्रक्चरल फेज, दिस वाज लीगल फाउंडेशन। तो आरबीआई के अंदर एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट यहां पे पास किया गया, है ना। देन अगर हम बात करें एनपीसीआई 2007 में एज ए इंस्टीट्यूशन यहां पे एस्टेब्लिश किया गया, सॉरी 2008 में, है ना। तो दिस वाज इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फेस की पेमेंट सिस्टम को हमें कैसे रेगुलेट करना है उसके रिगार्डिंग जो है एक्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स वगैरह यहां पे एस्टेब्लिश किया गया। मोर ओवर एनपीसीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एनपीसीआई की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एनपीसीआई इज अगेन
अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन द पेमेंट सिस्टम। जितने भी आपको देखो पेमेंट सिस्टम में जो डेवलपमेंट्स होते हैं अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ एनपीसीआई, वो अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ आरबीआई, वो एनपीसीआई उनको डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी एंटिटी देखो, एनपीसीआई की अभी अगर हम बात करें पेमेंट सिस्टम में एक कंप्लीट मोनोपोली है ना। अगर आप देखो जैसे यूपीआई हो गया, इट इज अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई। जितने भी यूपीआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स या एस्पेक्ट हैं पेमेंट सिस्टम में, अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं बेसिकली उन सभी को कौन लॉन्च करता है, कहीं ना कहीं बैकएंड पे एनपीसीआई। क्या एनपीसीआई ही ये काम कर सकता है? नहीं, अभी एनपीसीआई काम कर रहा है। आरबीआई ने बीच में इस मोनोपोली को रोकने के लिए आरबीआई ने कुछ एप्लीकेंट्स को इनवाइट भी किया था। बहुत सारे प्लेयर्स ने यहां पे अपना इंटरेस्ट भी दिखाया था, जैसे वॉलमार्ट वाज देयर, अमेजॉन वाज देयर, कि वी वुड लाइक टू एंटर इनटू दिस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जस्ट लाइक एनपीसीआई। बट उनके जो प्रपोजल्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम यहाँ पे फैक्ट पे बात करें तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन पेमेंट सिस्टम के तौर पे काम करना चाहता है तो उनके लिए नेट पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 500 करोड़। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा डॉक्यूमेंट आया विजन डॉक्यूमेंट 2009-2012, जिसके अंदर नीफ्ट आरटीजीएस को एक्सपेंड किया गया है ना। इवन आरबीआई का जो सुपरवाइजरी रोल था इन फाइनेंशियल मार्केट वो भी यहाँ पे एनहांस किया गया। तो दैट इज द थिंग, है ना। देन अगर हम बात करें विजन डॉक्यूमेंट 2012 एंड 2015, तो यहां पे अगर आप बात करो, यहां पे टीआरडीएस का ग्राउंड वर्क, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, है ना। थोड़ा सा आगे अगर आपको जरूरत लगती है तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहां पे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को भी एक एक्सेलरेशन, एक बूस्ट मिला। लेकिन दिस वाज लाइक एक अर्ली फेज, जो कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी फेज, अभी यहां पे आई नहीं थी। रेवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम में आया वाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेज विजन 2016-2018, जब यहां पे यूपीआई लॉन्च किया गया बाय द एनपीसीआई। और उसके बाद जो चीजों ने कहते हैं ना मोमेंटम गेन किया है, वो मोमेंटम को फिर हमारा फोकस आया उन मोमेंटम्स को बेसिकली ट्रेस करने पे। तो देयर वाज मेजरेबल आउटकम फेज, जो कि विजन डॉक्यूमेंट 2019 एंड 2021 में, ठीक है, विच वॉज मोर अबाउट सेफ्टी, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस, स्पीड एंड अफोर्डेबिलिटी। तो यूपीआई आने से जो हमारा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन थे वो कहीं ना कहीं 4-fold, मतलब कहते हैं ना 4 चांद लग गए। सो दैट इज द थिंग। देन हमारा पेमेंट विजन 2025, ठीक है, विच वॉज अबाउट ग्लोबलाइजेशन। कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस था दैट वॉज, अब पेमेंट सिस्टम को वॉल्यूम में भी तो बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, वी नीड टू एक्सपेंड इट टू ग्लोबलाइजेशन। तो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, इंडिया ने यूपीआई फैसिलिटीज को कई सारे देशों में एक्सपेंड भी किया है ना। तो मैं आप लोगों से कहूंगा एनपीसीआई की वेबसाइट पे जरा एक बार चेक करते रहा करो कि कहां यूपीआई सर्विसेज जो है वो एनेबल हो चुकी हैं। इस पे भी एक कई बार क्वेश्चन बन सकता है। अब यहां पे जो है हमें थोड़ा सा एक चीज पे तो ध्यान देना पड़ेगा कि 2025 का जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था एग्जाम ओरिएंटेड, उसकी थीम क्या थी, जरा थीम याद रखना, है ना। तो उसकी थीम थी दोस्तों ई पेमेंट्स, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। हाँ ये रहा, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, ठीक है। ये 2025 के हमारे जो विजन डॉक्यूमेंट था पेमेंट के, उसकी थीम थी, ठीक है। और इसमें हमने कहीं ना कहीं फोकस इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन पे फोकस रखा, है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट था दैट वाज द लास्ट डॉक्यूमेंट दैट वाज गाइडिंग। नाउ अब हमारा जो नया डॉक्यूमेंट आया है, जो अभी आरबीआई ने यहाँ पे लॉन्च किया है, अब ये हमारे पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करेगा। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है दैट विल रिमेन वैलिड टिल दिसंबर 2028, ठीक है। तब हम उसके बाद देखेंगे कोई और हमारा फर्दर जो विजन डॉक्यूमेंट है हमें देखने को मिलेगा। तो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, है ना, एक ब्रीफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। एक अगर हम बात करें ना, आपने मेजर जो पेमेंट सिस्टम में डेवलपमेंट्स हुए हैं एक ब्रीफ मैनर में आपने वो भी समझे, और कहीं ना कहीं जो फोकस रहा है वो किन चीजों पे रहा है वो भी आपने थोड़ा सा समझा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 की जो थीम है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो 2028 की जो थीम है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपको पता होना चाहिए। तो उसकी जो थीम है दैट इज शेपिंग इंडियाज पेमेंट फ्रंटियर। तो इस पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो बनता ही है भाई, इस पे ध्यान रखना, इस पे एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ब्रॉड लेवल पे अगर हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो इस डॉक्यूमेंट का क्या, एक कहते हैं ना किन चीजों पे हमारा फोकस रहने वाला है ना। तो फोकस रहने वाला है ब्रॉड लेवल पे इंक्लूसिविटी एंड रेजिलियंस। पेमेंट सिस्टम में रेजिलियंस होनी चाहिए और हम लोगों को इंक्लूड कर पाए, इंक्लूसिविटी पे यहां पे होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है टीआरडीएस को हम इंटरऑपरेबल बनाएंगे, उसमें हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेफ होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम को सेफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना। तो वो सेफ्टी के रिगार्डिंग कैसे काम करेंगे उसमें भी इन्होंने इनिशिएटिव्स मेंशन किए हैं। टोटल 15 पॉइंट एजेंडाज इनके हैं जो हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे भी हमें फोकस करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ाना है, कन्वीनियंस को भी बढ़ाना है। अभी आप देखोगे जो मैंने 15 पॉइंट एजेंडा बताए हैं उनमें ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे, है ना। रिसर्च पे भी फोकस करना है यार कि डिजिटल पेमेंट्स में और कैसे हम इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, वो चाहे नए डिजिटल प्रोडक्ट्स के एस्पेक्ट्स में हो या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स में हो, उन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, है ना। कैसे कैपेसिटी ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स जो है हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी उसके बारे में भी इन्होंने बात की हुई है, इनोवेशन के बारे में भी इन्होंने बात की हुई है। तो दीज आर द ब्रॉड एस्पेक्ट्स जिन पे डॉक्यूमेंट बात कर रहा है। और इस ब्रॉड एस्पेक्ट ये तो देखो ब्रॉड थीम्स हो गई एक तरह से, इन थीम्स को मेजरेबल आउटकम्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इन्होंने प्रॉपर 15 पॉइंट एजेंडाज भी यहां पे बताए हुए हैं। स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स क्या लिए जाएंगे, है ना, तो उनके बारे में चलिए बात करते हैं, वहां से ये थीम्स आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव लेने वाले हैं, फैसिलिटी टू फॉर द रेमिटर टू अनेबल एंड डिसेबल ट्रांजैक्शंस ऑन एनी डिजिटल पेमेंट मोड थ्रू इशूअर चैनल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यार कि जैसे आपका कार्ड होता है, आप एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो कार्ड को डिसेबल कर दो, उसकी अमाउंट्स की लिमिट चेंज कर दो। तो इसी तरह की फैसिलिटीज हम जो है अपने डिजिटल पेमेंट्स में भी प्रोवाइड करवा पाए अपने कस्टमर्स को, कि वो अपने पेमेंट फैसिलिटीज को डिसेबल कर पाए, अनेबल कर पाए, है ना। देखो इसके कई एडवांटेज है, इससे आप कहीं ना कहीं एक सेफ सिस्टम भी ऑफर कर सकते हो, कस्टमाइज्ड सिस्टम भी। जैसे अब क्या होता है, मैंने अपने कार्ड पे क्या है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने कार्ड पे एक लिमिट लगा रखी है, इससे ऊपर का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो दिस मेक्स मी फील सेफ कि यार कल को मेरा कार्ड अगर खो भी गया तो एक कहते हैं ना, कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ तो एक लिमिट तक ही हो सकता है, अनटिल अनलेस ही रिमूव दैट लिमिट। तो ये फीचर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहने वाला है। तो इस तरह का इनिशिएटिव डिजिटल पेमेंट्स में भी आप एनेबल कर पाए, अभी कार्ड्स में है, इसको आगे चल के आप सपोज कल को यूपीआई में ऐसा हो पाए, तो दैट इज द थिंग। तो कैसे आप फैसिलिटी फॉर रेमिटर टू एनेबल और डिसेबल ट्रांजैक्शन, रेमिटर बेसिकली जो पेमेंट यहां पे कर रहा है, उसी तरह रिपोर्ट्स ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अब भैया आप लोगों को बता दूं कि इन फ्यूचर हो सकता है आपके लिए सिलेबस में एक रिपोर्ट और ऐड हो जाए विच इज रिलेटेड टू रिपोर्ट ऑन क्रॉस बॉर्डर्स। देखिए जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रहे हैं इसमें बहुत सारे उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, तो उनके रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो पूरा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इकोसिस्टम है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर आरबीएफ जो है यहां पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया करेगा, है ना। तो मे बी अब आपके सिलेबस में एक और रिपोर्ट ऐड हो जाए विच इज क्वाइट रेलेवेंट, है ना। तो इन फ्यूचर जब आरबीआई इस रिपोर्ट को कंपाइल कर लेगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो दीज आर द स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, ठीक है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं डोमेस्टिक ट्रेंड्स के बारे में पता लगेगा, ग्लोबल डेवलपमेंट्स पेमेंट सिस्टम में क्या चल रहे हैं, है ना, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज पेमेंट इकोसिस्टम। तो वो सारे एस्पेक्ट्स एक जैसे जो रिपोर्ट होती हैं उस हिसाब से, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती है, जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं। तो एक रिपोर्ट की जो थीम होती है वो थीम इन्होंने डिस्कस कर ली। अब जब ये रिपोर्ट आएगी तो इसमें स्पेसिफिक जो आउटकम्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। रिव्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इकोसिस्टम विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। देखो क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर आपने पढ़े हैं तो उनमें एक इनिशिएटिव ये भी है कि यार अगर हमें ग्लोबल पॉवर्टी, हंगर वगैरह से लड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल पेमेंट्स में जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है उसको बहुत मतलब अभी अगर आप देखोगे दैट इज ऑन दी हायर साइड, उसको कम करना है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें कहीं ना कहीं हमारे जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उसमें हमें एफिशिएंसी लानी होगी, क्योंकि बहुत सारे एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। और मैंने तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जिक्र नहीं किया, वो मैंने अपने एंड पे ऐड किया है कि देखो इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। सपोज यू हैव टू मेक पेमेंट, तो इंटरनेशनल, देखो डोमेस्टिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल में देयर आर एंटिटीज जिनको पेमेंट भेजना है, जो सेटलमेंट कराएंगी, तो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होते हैं। तो इसमें कैसे एफिशिएंसी लाई जाए और कैसे इसको इंप्रूवमेंट किया जाए। जैसे अगर आप देखो आज की डेट में जहां जहां यूपीआई एनेबल हो चुका है, जैसे श्रीलंका का एग्जांपल दो तो मर्चेंट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, नेपाल में आपको बस क्यूआर कोड स्कैन करना है, अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हो। तो ईज ऑफ कन्वीनियंस आप देखो, तो जब आप ये देखो ये एफिशिएंसी अगर आप एमएसएमईज वगैरह को प्रोवाइड कर पाओ तो उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड पेमेंट्स में कितना ज्यादा ईज आउट हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में हमें कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पे काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, स्ट्रीमलाइनिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ऑथराइजेशन अंडर पेमेंट सेटलमेंट एक्ट एंड फेमा एक्ट, ठीक है।
तो बेसिकली जो हमारे एंटिटीज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, दे वांट टू ज्वाइन आवर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो उनके ऑथराइजेशन जो होते हैं, जो आरबीआई देता है, उसको और भी सीमलेस बनाया जा सके, है ना। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने अभी एक रिसेंट सर्कुलर भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए डिजिटल पेमेंट्स में क्या होता है कि सिर्फ कस्टमर के एंड पे फॉल्ट नहीं होता, तो एक प्रॉपर लायबिलिटी स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना, ताकि अगर बैंक के एंड पे फ्रॉड हो तो कस्टमर पे लायबिलिटी ना बने, और कस्टमर के एंड पे फ्रॉड है तो बैंक की लायबिलिटी ना बने। तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई ऑलरेडी सर्कुलर दे चुका है, लेकिन आई थिंक इन द फ्यूचर वी विल सी फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन दैट एस्पेक्ट्स एज वेल, है ना। रिकॉग्नाइजिंग स्मॉल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स परपेचुअल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि देखो क्या होता है कि पेमेंट सिस्टम में अगर आप रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस में फंस गए कि ये रिपोर्टिंग, ये नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, तो क्या होता है, इनोवेशन किल हो जाती है। तो इससे क्या है, जो स्मॉल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको थोड़े से ईज्ड आउट, मतलब थोड़ा सा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कम होंगे। जो बड़े पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये कॉम्प्लिकेशंस, या ये अगर हम बात करें जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती हैं वो ज्यादा होंगे। तो इन्होंने यही बोला है कि जो हमारे स्मॉल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए थोड़े से रूल्स हम स्लाइटली लाइट रखेंगे कंपेयर टू लार्ज सर्विस प्रोवाइडर्स। डेवलपमेंट पेमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैपेसिटी, आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेमवर्क फॉर इंटरऑपरेबिलिटी एंड इनोवेशन इन टीआरडीएस। देखिए जैसे अगर आप देखो, फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सेलर और बायर मिलते हैं, अमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सेलर एंड बायर्स मिलते हैं, दो सेपरेट प्लेटफॉर्म्स हैं। उसी तरह एमएसएमईज क्या करती हैं, टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पे अपने बिल्स, आपने कोई सर्विस या गुड्स प्रोवाइड किए, उसके बिल्स अपलोड करती हैं, है ना, एंड दे एक्चुअली गेट देयर बिल डिस्काउंटेड ऑन दैट प्लेटफॉर्म थ्रू द फाइनेंसर्स। अब ये डिफरेंट एंटिटीज इस टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के तौर पे काम कर रही हैं, तो इनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब सेम ही सेलर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के थ्रू, या सेम ही बायर फ्लिपकार्ट, अलग अलग ऐप ना होके एक इंटरऑपरेबिलिटी अगर हम अरेंज कर पाए तो दैट इज द फ्यूचर, ठीक है। जिससे क्या होगा, एमएसएमईज को ईज आउट रहेगा प्रोसेस जो है थोड़ा सा, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बात, एक डिस्कशन जो है, इनिशिएटिव, उसके बारे में बात हो रही है। साइबर की रिस्क इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, क्या है कि जो नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं, बैंक को छोड़ के जो एंटिटीज पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करती हैं, तो उनके रिगार्डिंग प्रॉपर साइबर रिस्क इंडिकेटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जिससे उनके साइबर रिस्क को मेजर किया जा सके। तो जो नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, जो पेमेंट सिस्टम को मैनेज करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर साइबर रिस्क फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो आईटी या साइबर रिस्क जो है उसको हम बेसिकली मेजर भी कर सकें और अल्टीमेटली मैनेज कर पाए। रिव्यू ऑफ डिजाइन एंड सिक्योरिटी फीचर ऑफ चेक्स एंड एक्सप्लोर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। देखिए जो अभी हमारा करंट चेक के जो फीचर्स हैं, जो कि अंडर चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 के स्टैंडर्ड्स में है, तो उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स को है उनको हम कैसे और इंप्रूव कर सकें। एंड अगर आपको पता हो 5 मेजर फीचर्स होते हैं जो मॉडर्न डे चेक्स के होते हैं, लेकिन उनमें भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए हमें। मोर ओवर इलेक्ट्रॉनिक चेक कैसे इशू किया जा सकता है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। फैसिलिटेट एनहांस्ड एक्सेस टू पेमेंट डाटा। देखिए पेमेंट का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारा डाटा है, उसको हम एआई आर्टिकुलेटेड मैनर में कैसे हम इजीली एक्सेसिबल बना सकें, सो दैट मोर पेमेंट सिस्टम, मोर पेमेंट सॉल्यूशंस कैन बी डेवलप्ड। तो उस के ऊपर भी इनिशिएटिव यहाँ पे रहने वाले हैं। दीज आर जस्ट, एक कहते हैं ना, एक ब्रॉड इनिशिएटिव जिसके अराउंड हम काम करेंगे, ठीक है। रीइमेजिन कार्ड पेमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो, इसके रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में काफी चीजें देखने वाले हो। अभी भी आप काफी देख चुके हो कि आप भी, आपके पास चॉइस होती है। अगर आप देखो अपने बैंक में, पहले आपके पास चॉइस नहीं होती थी कि अगर आप एटीएम या डेबिट कार्ड ले रहे हो, सॉरी डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, तो आप किस मर्चेंट का ले रहे हो, ठीक है, वीजा का लेना है, या पहले आपके पास चॉइस नहीं होती थी, अब आपके पास चॉइस है। इसी तरह इसमें फर्दर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी ऑफर करना, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आगे और भी देखने को मिलेंगी। पेमेंट स्विचिंग सर्विस, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे आपने यूपीआई में एक बैंक अकाउंट डाला, अब आप उस बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर रहे, तो आपको फिर स्विच करना पड़ता है ना, तो कई बार यूपीआई आईडी का इशू आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो पेमेंट सर्विसेज अगर आप चेंज भी कर रहे हो एक बैंक से दूसरे बैंक, या एक यूपीआई आईडी से दूसरी आईडी, तो उसको और भी ईजी बनाना, तो वो जो है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे काम किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं ब्रिजिंग एंटिटीज प्लेइंग क्रिटिकल रोल इन पेमेंट इकोसिस्टम विद द रेगुलेटरी एम्बिट, है ना। तो जो एंटिटीज पेमेंट सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, उनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर, क्या कहते हैं, उनको प्रॉपर रेगुलेशंस के अंदर लाना या रेगुलेशंस को इंप्रूव करना, उस पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, है ना।
एंड द लास्ट वन इज इंप्लीमेंटिंग ए यूनिफॉर्म डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये कहीं ना कहीं पॉइंट 14 से भी थोड़ा मैचअप होता है। क्या है कि देखिए जो हमारे नॉन इंडिविजुअल जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो हमारे बेसिकली दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, तो पेमेंट ट्रांजैक्शन में देखिए दो एंटिटीज होती हैं, वन इज सेंडर अदर इज रिसीवर। तो जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज हैं उनकी एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ताकि हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोक पाए, है ना। तो एक प्रॉपर डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड जो होगा उनको हर किसी को असाइन किया जाएगा। तो दैट वुड बी द फ्यूचर ऑफ द पेमेंट सिस्टम। तो देखो अगर हम बात करें, दिस वाज ऑल अबाउट द पेमेंट विजन 2028, जिसकी एक ब्रॉड थीम भी हमने देख ली, स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स क्या रहने वाले हैं उन सभी को हमने यहां पे समझने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल मैनर में आपको समझाने की कोशिश की है ना। एंड अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी कि देखो दोस्तों, अगर आपको आरबीआई वेबसाइट की कंप्लीट कवरेज चाहिए तो वो आपको इजीली मिल जाएगी मेरे एक पेड कोर्स में जिसका नाम है आरबीआई मंत्रा। 6 मंथ्स एंड 15 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में ये कोर्स आता है। एंड अगर आप कोड यूज करोगे Y581 ऐप के थ्रू तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। वीडियो को थोड़ा सा आप हाइप भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।